नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एचपी एग्जाम फेयर्स में। आज हम हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट क्लर्क का ऑल हिमाचल मॉक टेस्ट करने वाले हैं और पैटर्न एकदम सेम रखा है जैसा आपका 18 दिसंबर को एग्जाम होने वाला है। 70 क्वेश्चन जीके के आएंगे, जिसमें 30 क्वेश्चन हिमाचल जीके के, बाकी इंटरनेशनल जीके और नेशनल जीके रहेगी। 20 क्वेश्चन रीजनिंग के और 10 क्वेश्चन कंप्यूटर के। तो बहुत ही अच्छा मॉक टेस्ट बनाया आपका। टोटल कितने क्वेश्चन रहेंगे? 100 क्वेश्चन रहेंगे। 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। तो बिना किसी देरी के आज के मॉक टेस्ट को शुरू करते हैं। जो मॉक टेस्ट की पीडीएफ रहेगी वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। पहले इस मॉक टेस्ट को खुद अटेम्प्ट कीजिएगा, फिर उसके बाद वीडियो को देखिएगा। वीडियो में मैं आपके साथ सारे आंसर डिस्कस करने वाला हूँ, आपको पता लग जाएगा आपकी तैयारी कैसी है। तो पिछली बार जो कट ऑफ रही थी वो कितनी रही थी? 82 नंबर रही थी 100 में से। ठीक है, पिछली बार जो एग्जाम था वो ईजी आया था। वैसे तो एग्जाम ईजी आता है, 5 साल में इन्होंने जितने भी क्लर्क के एग्जाम लिए वो ईजी थे। तो कट ऑफ तभी इतनी हाई जा रही है, 82 नंबर गई थी 100 में से। मगर इस बार जो पोस्टें हैं वो 300 के अराउंड है, तो आपको पता है पोस्टें भी अच्छी है, तो कट ऑफ थोड़ी कम हो सकती है। बाकी तो एग्जाम को देख के ही पता लगेगा। तो बहुत अच्छा मॉक टेस्ट आपके लिए तैयार हो गया। बिना किसी देरी के आज के मॉक टेस्ट को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज ऑल्सो नोन एज। तो जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसे और किस नाम से जाना जाता है? म्यूरेटिक एसिड, पिक्रिक एसिड, यूरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड? तो बताइए HCl को और किस नाम से जाना जाता है? फर्स्ट का जो राइट आंसर है वो है म्यूरेटिक एसिड। तो जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है यानी HCl, उसे और म्यूरेटिक एसिड नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अ स्पीसीज ऑफ प्लांट विच कैन ग्रो इन ड्राई कंडीशन विद लिटिल और नो वाटर इज कॉल्ड। तो ऐसी स्पीसीज प्लांट की जो ड्राई कंडीशन में ग्रो कर सकती है, थोड़े पानी या बिना पानी के भी, तो उसे क्या बोलेंगे? उसे क्या जेरोफाइट बोलेंगे, हेलोफाइट बोलेंगे, लिथोफाइट बोलेंगे या हाइड्रोफाइट बोलेंगे? तो बताइए ऐसी स्पीसीज प्लांट की जो ड्राई कंडीशन में ग्रो कर सकती है, थोड़े पानी या बिना पानी के, तो उसे क्या बोलेंगे? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है जेरोफाइट। क्वेश्चन 2 का जो राइट आंसर है वो है जेरोफाइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज एक्ट लाइक फ्यूल इन अवर बॉडी। तो इनमें से कौन सी चीज़ है जो फ्यूल की तरह हमारी बॉडी में काम करती है? कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन, फैट्स या वाटर? तो बताइए कौन सी चीज़ है जो फ्यूल की तरह हमारी बॉडी में काम करती है? थर्ड का जो राइट आंसर है वो क्या है? वो है कार्बोहाइड्रेट्स। जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो हमारे शरीर को एनर्जी देते हैं, तो जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो फ्यूल की तरह हमारी बॉडी में वर्क करते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है कार्बोहाइड्रेट्स। अब हम आगे देखते हैं। एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, अगर आप ऐसे 10 मॉडल पेपर चाहते हैं तो आपको क्या करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा हमारी ऐप का, तो उसे डाउनलोड कर लेना। ऐप का नाम क्या है? एचपी एग्जाम फेयर्स। तो आप प्ले स्टोर में डायरेक्टली लिख भी सकते हैं एचपी एग्जाम अफेयर्स। वहाँ पर आपको हमारी ऐप मिल जाएगी, अपना नंबर से उसमें लॉगिन कर लेना। और वहाँ पर मैंने 10 मॉडल पेपर डाल दिए एचपी हाईकोर्ट के। जैसा आपका ये पैटर्न मैंने बना रखा है, इस मॉक टेस्ट को दे देना, आपको पता लग जाएगा कि मॉक टेस्ट कैसा बना है। तो वैसे 10 बहुत अच्छे अच्छे मॉक टेस्ट बन गए, आप अपनी तैयारी को चेक कर सकते हैं। जो फीस रहेगी वो 299 रुपीज़ है, मगर जो ऐप है क्योंकि नया नया बना है तो आपको डिस्काउंट दिया जाएगा। आपको क्या करना है, कूपन कोड यूज़ करना है NEW50। जैसे आप NEW50 कूपन कोड यूज़ करेंगे, आपकी 49 यानी 50 रुपीज़ लेस हो जाएंगे। आपको जो टेस्ट सीरीज है वो 249 रुपीज़ में मिल जाएगी। तो अगर कोई भी इंटरेस्टेड होगा हाई कोर्ट क्लर्क के मॉक टेस्ट लेने के लिए, तो डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक दिया, उसे डाउनलोड कीजिए, वहाँ पर आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। तो चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, द गैस विच इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो जो फोटोसिंथेसिस होता है उस समय जो गैस रिलीज होती है वो कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ऑक्सीजन होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, सल्फर डाइऑक्साइड होती है? तो बताइए। फोटोसिंथेसिस आपको पता है, जब सन की रेज फ्लावर में गिरती है तो फोटोसिंथेसिस होता है, प्लांट्स में गिरती है, तो उस समय जो गैस है वो रिलीज होती है वो कौन सी होती है? ऑक्सीजन होती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस के समय ऑक्सीजन जो गैस है वो रिलीज होती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। फिफ्थ है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ कलर इन रेनबो। तो रेनबो का इनमें से कौन सा कलर नहीं है? तो याद करने का तरीका क्या है? विबगोर याद कर दो, विबगोर से आपको पता लग जाएगा कलर पैटर्न क्या है। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो उसमें से कौन सा नहीं है? ब्लैक कलर नहीं होता रेनबो का। ठीक है, 7 कलर होते हैं, मैंने आपको बता दिया, तो ब्लैक नहीं होता। फिफ्थ का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, ब्लैक, रेनबो का कलर नहीं होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन है, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स बिगिंस इन। तो डाइजेशन जो प्रोटीन का है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? माउथ से, स्टमक से, लिवर से या स्मॉल इंटेस्टाइन से? तो ये क्वेश्चन आपको ऐसे ही क्वेश्चन पुलिस में भी एक बार आ रखा था कि जो फूड है उसकी डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होती है। तो जो फूड है उसकी डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होती है? माउथ से होती है। मगर प्रोटीन का थोड़ा उल्टा हिसाब है। प्रोटीन की जो डाइजेशन है वो कहाँ से स्टार्ट होती है? वो होती है स्टमक से। ठीक है, तो फूड अगर आपको आए तो फूड की डाइजेशन माउथ से होती है, मगर यहाँ पर बोला है डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, तो प्रोटीन की जो डाइजेशन है वो स्टमक से स्टार्ट होती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। पेपर का जो लेवल है वो इजी रहेगा, क्योंकि पिछले 5 साल में एचपी हाईकोर्ट के जितने भी क्लर्क के एग्जाम आए उनका लेवल इजी था, तभी कट ऑफ ज़्यादा गई थी। तो पूरा मैंने स्टडी किया आपके प्रीवियस ईयर पेपर, उसके बाद ही मॉक टेस्ट बनाए। 8 क्वेश्चन पिछली बार साइंस के आए थे, तो इस बार मैंने 8 क्वेश्चन साइंस के डाले। पिछली बार सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन आए थे 5, तो मैंने वो भी डाले हैं।
तो ऐसे ऐसे पूरा पेपर पैटर्न आपका एनालाइज किया, उसके बाद ही मॉक टेस्ट बनाया। तो बहुत अच्छा मॉक टेस्ट बनाया, अपनी प्रिपरेशन चेक कर लो। अगर 80 के अबव नंबर बन रहे हैं तो आपके अच्छे चांसेस है आप मेंस के लिए सिलेक्ट हो जाओगे। तो कमेंट करके बता भी देना जब आपकी पूरी वीडियो आप देख लोगे कितने आपके नंबर बन रहे हैं। सेवंथ है व्हाट इज द पीएच ऑफ द ह्यूमन ब्लड। तो ह्यूमन ब्लड का पीएच क्या है? हाईली बेसिक है, स्लाइटली एसिडिक है, स्लाइटली बेसिक है या हाईली एसिडिक है। तो जो ह्यूमन पीएच होता है यानी ह्यूमन ब्लड का पीएच होता है वो कितना होता है? 7.4 होता है। तो 7.4 क्या होगा? 7 के इस तरफ क्या होता है? बेसिक होता है। तो 7 के थोड़े ही पास है तो क्या होगा? स्लाइटली बेसिक होगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। जो व्हाट इज द पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड, तो वो है स्लाइटली बेसिक। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। चलिए 8th क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट अबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट। तो अर्थ क्रस्ट में सबसे अबंडेंट मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला मेटल कौन सा है? अब मैं आपको इसका तरीका बता देता हूँ। आपको अगर याद करना है तो आपकी क्रस्ट होती है, फिर मेंटली होती है, फिर बीच में नीचे सबसे कोर होती है। तो कोर में क्या होता है? निफे, निकल और आयरन। जो आपकी मेंटली होती है इसमें क्या होती है? सीमा होती है, सिलिकॉन और मैग्नीशियम। और जो क्रस्ट होती है उसमें से सियाल, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। तो देखिए एल्यूमिनियम होती है ना क्रस्ट में, तो एल्यूमिनियम इसका राइट आंसर है। मोस्ट अबंडेंट मेटल ऑन अर्थ क्रस्ट, इन द अर्थ क्रस्ट, वो है एल्यूमिनियम। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। चलिए 9th क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारे एचपीजी के क्वेश्चन आएंगे। कितने आएंगे? 30 क्वेश्चन आएंगे। लेवल इजी ही रहेगा, मैंने आपको बताया एग्जाम का लेवल इसमें इजी ही रहता है। 9th क्वेश्चन है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी। तो जो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? शिमला में है, किन्नौर में है, लाहौल स्पीति में, नन ऑफ दिस। तो सबको पता है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कहाँ है? वो है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। तो कोई भी ऑप्शन हमारे अकॉर्डिंग नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन डी, नन ऑफ दिस, क्योंकि ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कुल्लू में है। इसका जो राइट आंसर बना वो बना नन ऑफ दिस, कोई भी ऑप्शन हमारे अकॉर्डिंग नहीं है। चलिए 10 देखते हैं। टोटल विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसीज इन मंडी डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो आपको पता है अभी विधानसभा इलेक्शन भी हुए थे, तो कितनी सीट्स है पूरी हिमाचल में? 68 है। सबसे ज़्यादा कहाँ है? कांगड़ा में है 15। और इसमें हमसे क्वेश्चन में पूछ रहे हैं मंडी डिस्ट्रिक्ट में कितनी है। तो मंडी डिस्ट्रिक्ट में जो विधानसभा सीटें वो कितनी है? 8 है, 10 है, 15 है, 16 है। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा? 10वीं का जो राइट आंसर है वो 10 ही है। 10 सीट है टोटल हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। सॉरी, मंडी डिस्ट्रिक्ट में टोटल 10 सीटें हैं विधानसभा की। हिमाचल में टोटल 68 है और मंडी में 10 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11th। रोरिक आर्ट गैलरी इज लोकेटेड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इन एचपी। तो रोरिक आर्ट गैलरी हिमाचल प्रदेश के किस जगह पे है आपको ये बताना है। अंद्रेटा में है, चंबा में है, नाहन में है, नन ऑफ दिस। तो रोरिक आर्ट गैलरी क्या है? रोरिक आर्ट गैलरी है नग्गर में। नग्गर कहाँ पड़ता है? कुल्लू में। तो कोई भी ऑप्शन हमारे अकॉर्डिंग नहीं है, तो फिर से आंसर क्या होगा? नन ऑफ दिस। अगर मैं थोड़ा जल्दी पढ़ा रहा हूँ तो आप मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि मैं ऐसे वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता कि 2 घंटे वीडियो को ही बना दे रहा हूँ। जल्दी जल्दी आपको बता रहा हूँ ताकि ऐसा नहीं टाइम वेस्ट हो। तो अगर जल्दी पढ़ा रहा हूँ तो आप मेरे को बता देना, मैं अगली बार क्या करूँगा, थोड़ी स्लो वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। बाकी फिलहाल तो जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। कभी स्टूडेंट बोलते हैं सर जल्दी जल्दी पढ़ाओ, तो जल्दी करने की कोशिश कर रहा हूँ। 12th है विच पास ज्वाइंस आउटर एंड इनर सिराज इन एचपी। तो कौन सा पास है जो आउटर और इनर सिराज को मिलाता है? ये क्वेश्चन पटवारी के एग्जाम में आया हुआ है। तो आउटर और इनर सिराज को कौन सा पास मिलाता है? जलोरी पास, रोहतांग पास, कुंजुम पास या छोबिया पास। तो बताइए 12th का राइट आंसर क्या है? 12th का जो राइट आंसर है वो है जलोरी पास, ठीक है। जलोरी पास किसको मिलाता है? आउटर सिराज को इनर सिराज के साथ मिलाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। 13 है विच डिस्ट्रिक्ट इन एचपी हैज इट्स बॉर्डर विद सिरमौर, उत्तराखंड, सोलन एंड मंडी। तो बताना है हिमाचल प्रदेश की कौन सी डिस्ट्रिक्ट है जो सिरमौर, उत्तराखंड, सोलन और मंडी को छूती है। तो ऑप्शन दी है बिलासपुर, शिमला, किन्नौर, नन ऑफ दिस। तो आपको पता ही होगा जो शिमला डिस्ट्रिक्ट है वो इकलौती डिस्ट्रिक्ट है जो उत्तराखंड को छूती है। तो सिंपल सा आंसर होगा शिमला। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, बाकी देखने की जरूरत भी नहीं है। तो बी इसका राइट आंसर है शिमला। 14th है विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज ऑफ एचपी वॉज पॉपुलरली नोन एज कविराज। तो कौन सी पर्सनैलिटी है यानी कौन सा व्यक्ति है जिसे कविराज के नाम से जाना जाता था हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन देख लेते हैं। जनरल जोरावर सिंह, भज्जूमल, पंडित पद्मदेव, मेजर मेहरदास। तो बताइए 14th का राइट आंसर क्या होगा? 14th का जो राइट आंसर है वो है पंडित पद्मदेव, ठीक है। पंडित पद्मदेव को किस नाम से जाना जाता था? कविराज के नाम से जाना जाता था हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है पंडित पद्मदेव। चलिए 15 देखते हैं। द ओल्डेस्ट न्यूज़पेपर ऑफ हिमाचल प्रदेश इज। तो हिमाचल प्रदेश की सबसे ओल्डेस्ट न्यूज़पेपर कौन सी है? तो ऑप्शन क्या दिए हैं? क्षेत्रीय तेज, हिमसता, गिरिराज या नन ऑफ दिस। तो बताइए हिमाचल प्रदेश की सबसे ओल्डेस्ट न्यूज़पेपर कौन सी है? तो 15 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, क्षेत्रीय तेज। तो क्षेत्रीय तेज क्या है? ये हिमाचल प्रदेश की सबसे ओल्डेस्ट न्यूज़पेपर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16वां क्वेश्चन है महिमा लाइब्रेरी इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन एचपी। तो जो महिमा लाइब्रेरी है ये हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? शिमला में है, पालमपुर में है, नौनी में है, नन ऑफ दिस। तो बताइए जो महिमा लाइब्रेरी है ये कहाँ पर है? ये है नाहन में। नाहन कहाँ पड़ता है? सिरमौर में पड़ता है। तो कोई भी ऑप्शन फिर से हमारे अकॉर्डिंग नहीं है, तो आंसर क्या होगा? नन ऑफ दिस। महिमा लाइब्रेरी कहाँ है? नाहन में। तो ऑप्शन में तो कोई था नहीं, तो नन ऑफ दिस इसका राइट आंसर है। 17th है
हु वॉज द लास्ट राजा ऑफ मंडी स्टेट? तो मंडी स्टेट का जो राजा था वो कौन था? ऑप्शन दी है भवानी सेन, राज सेन, बहादुर सेन या जोगिंदर सिंह। तो बताइए मंडी का जो लास्ट राजा था वो कौन था? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, जोगिंदर सिंह। ठीक है, जोगिंदर सिंह था ये मंडी जो थी उसका लास्ट राजा था। अब 18 क्वेश्चन है, जस्टिस मेहरचंद महाजन बिलोंग टू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी? तो जो ये जस्टिस मेहरचंद महाजन है ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते थे? सिरमौर, शिमला, मंडी, कांगड़ा। तो मैं आपको बता दूं जो जस्टिस मेहरचंद महाजन थे ये एकलौते हिमाचली थे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे थे। तो कौन सी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते थे? इसका जो राइट आंसर है वो है कांगड़ा। ठीक है, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते थे जस्टिस मेहरचंद महाजन। अब जो आपका सिलेबस बताया है इसमें थोड़ी स्पेसिफिक चीज़ें बताइए, अगर आप उसमें थोड़ा सा गौर करोगे कि आपको बोला है ज्योग्राफी के क्वेश्चन आएंगे, हिस्ट्री के क्वेश्चन आएंगे, हु इज़ हु आएंगे, जुडिशरी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, तो आपको ये सब करना है। स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, कल्चर से रिलेटेड, तो इन पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, स्पेसिफिकली बता रखा है सिलेबस में, तो इन पे थोड़ा फोकस करना। बाकी टेस्ट सीरीज में मैंने अच्छे अच्छे क्वेश्चन डालने की कोशिश की, पेपर थोड़ा इजी रखने की कोशिश की क्योंकि लेवल कम रहता है। तो बहुत अच्छे अच्छे मॉक टेस्ट बने, अगर आपको बाय करने होंगे डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक दिया है। ऐप अभी हमारी ताज़ा ही बनी है, तो अच्छे अच्छे कोर्सेज उसमें डालने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। तो जो टेस्ट सीरीज का कोर्स है वो डाल दिया है, 10 लेटेस्ट मॉक्स हैं उसमें, अगर आपको बाय करने होंगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से आप कर सकते हैं। बाकी देखते हैं आज के मॉक टेस्ट में कितना अच्छा परफॉर्म करेंगे आप, कमेंट करके अपना स्कोर ज़रूर बताना। विच इज़ द ईस्टर्न मोस्ट रिवर ऑफ एचपी? तो हिमाचल प्रदेश की ईस्टर्न मोस्ट रिवर कौन सी है? क्वेश्चन में हमसे ये पूछ रहा है, तो ऑप्शन देख लेते हैं, सतलुज, ब्यास, रावी या यमुना। बताइए ईस्टर्न मोस्ट रिवर कौन सी है हिमाचल प्रदेश की? तो इसका जो राइट आंसर है वो है यमुना। ठीक है, यमुना क्या है? ये हिमाचल प्रदेश की ईस्टर्न मोस्ट रिवर है। 19 का राइट आंसर ऑप्शन डी, यमुना। 20 है, गवर्नमेंट शीप ब्रीडिंग फार्म इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन एचपी? तो हिमाचल प्रदेश में कौन सी जगह में गवर्नमेंट शीप ब्रीडिंग फार्म है? तो आपको बताना है शीप ब्रीडिंग फार्म कहाँ है गवर्नमेंट हिमाचल प्रदेश में। ज्योरी में है, हाँ जी ज्योरी में तो है। सरोल में भी है, ताल, हमीरपुर, हाँ यहाँ पर भी है। नन ऑफ सॉरी ऑल ऑफ दिस इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, जो गवर्नमेंट शीप ब्रीडिंग फार्म में कहाँ है? ज्योरी में भी है, सरोल में भी है, ताल में भी है। ऑल ऑफ दिस इसका राइट आंसर है। 21 है, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द रिवर रावी इन एचपी? तो जो रावी रिवर है हिमाचल प्रदेश में उसकी लेंथ कितनी है? तो आपको पता ही होगा सतलुज की सबसे ज़्यादा है 320 किलोमीटर, सबसे लंबी नदी है हिमाचल प्रदेश में। अब अगर हमसे पूछा है रावी की, तो रावी कितनी होगी? अब सतलुज की 320 है तो 327 ऑप्शन कट गया, 418 भी कट गया, तो जो रावी की लेंथ है वो कितनी है? 158 किलोमीटर है। ठीक है, रावी की हिमाचल प्रदेश में टोटल लेंथ है 158 किलोमीटर, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश, जो हिमाचल का जो है ये एरिया ही पूछ रहा है, सिंपली हमें एरिया बताना है हिमाचल प्रदेश का। तो 55373 ये तो नहीं है, 55473 ये भी नहीं है, 55573 ये भी नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है नन ऑफ दिस, क्योंकि हिमाचल प्रदेश का एरिया कितना है? 55673 ये है हिमाचल प्रदेश का एरिया, तो आंसर क्या होगा? नन ऑफ दिस। 23 है, फर्स्ट स्पीकर ऑफ एचपी विधानसभा वॉज? तो हिमाचल प्रदेश की जो विधानसभा है उसके फर्स्ट स्पीकर कौन थे? तो एनसी मेहता थे, एस चक्रवर्ती थे, कृष्ण चंद्र थे या जयवंत राम थे? तो 23 का जो राइट आंसर है वो क्या है? वो है ऑप्शन डी, जयवंत राम। ठीक है, जयवंत राम क्या थे? फर्स्ट स्पीकर थे हिमाचल प्रदेश विधानसभा के, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। 24 है, सूरजताल लेक इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो जो ये सूरजताल लेक है ये हिमाचल प्रदेश की कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? ऑप्शन भी देख लेते हैं क्या क्या दिए हैं, सिरमौर, शिमला, मंडी, नन ऑफ दिस। तो सूरजताल लेक कहाँ पर है? सूरजताल लेक है लाहौल एंड स्पीति में, तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो है नन ऑफ दिस, क्योंकि कोई भी ऑप्शन हमारे अकॉर्डिंग नहीं है। आंसर तो लाहौल ऑफ स्पीति था, यहाँ पर लाहौल एंड स्पीति ऑप्शन दिया ही नहीं है, तो आंसर क्या होगा? नन ऑफ दिस। 25 है, विच इज नोन एज द लैंड ऑफ 84 टेम्पल्स? तो 84 मंदिरों का समूह कौन सा जगह थी? तो आपको ये बताना है, भरमौर थी, मंडी थी, धर्मशाला था, उदयपुर। तो सिंपल सा आंसर है इसका जो राइट आंसर है वो है भरमौर। ठीक है, भरमौर का है चंबा में, तो ये लैंड ऑफ 84 टेम्पल्स है। ठीक है, 84 टेम्पलों का जगह है भरमौर। 25 का राइट आंसर ऑप्शन ए, भरमौर। 26 है, झांझरधार इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो जो झांझरधार है ये हिमाचल प्रदेश की कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, मंडी। तो बताइए झांझरधार कहाँ पर है? झांझरधार कहाँ पर है? ये है बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में। 26 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, बिलासपुर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बाय विच नेम हिमाचल इज इंट्रोड्यूस्ड ऑन द टूरिज्म मैप? तो जो हिमाचल है उसे टूरिज्म मैप में किस तरह से इंट्रोड्यूस किया जाता है? शिव भूमि, एप्पल लैंड, पीच बॉल या देवभूमि? तो आपने सुना ही होगा देवभूमि, देवभूमि के नाम से हिमाचल प्रदेश को टूरिज्म मैप में इंट्रोड्यूस किया जाता है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है।
नेक्स्ट देखते हैं 28, करेरी लेक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी। तो करेरी लेक हिमाचल प्रदेश की कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? बिलासपुर में है, हमीरपुर में है, ऊना में है, कांगड़ा में। तो बताइए करेरी लेक हिमाचल प्रदेश की कौन सी डिस्ट्रिक्ट में? जल्दी से। तो आंसर क्या होगा? आंसर है इसका कांगड़ा। ठीक है, करेरी लेक कहाँ है? कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। 29 है, ट्रीटी ऑफ ज्वालामुखी वॉज साइंड बिटवीन संसारचर टू एंड किसके बीच में? तो जो ट्रीटी ऑफ लाहौर ज्वालामुखी थी ये 1809 में साइन की गई थी संसारचंद टू और किसके बीच में? अमर सिंह थापा, महाराजा रंजीत सिंह, गुरु गोविंद सिंह या नन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है महाराजा रंजीत सिंह। ठीक है, महाराजा रंजीत सिंह और संसारचंद के बीच में 1809 में ज्वालामुखी संधि साइन की गई थी। बाकी आपको पता ही इसमें क्या क्या हुआ था कि कांगड़ा फोर्ट देना था और साथ में 66 गांव महाराजा रंजीत सिंह को हेल्प के बदले। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी महाराजा रंजीत सिंह। 30 है, विच डिस्ट्रिक्ट इन एचपी हैज हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी एज पर सेंसस 2011। तो कौन सी जो है डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश की जिसका जनघनत्व सबसे ज़्यादा है 2011 की जनगणना के हिसाब से? तो पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज़्यादा किसकी है? कांगड़ा की है, मंडी की है, शिमला की है, नन ऑफ दिस। तो 30 का राइट आंसर क्या होगा? 30 का जो राइट आंसर है वो है नन ऑफ दिस, क्योंकि हमीरपुर की जो पॉपुलेशन डेंसिटी थी वो सबसे ज़्यादा थी 2011 की जनगणना के अनुसार। जनघनत्व सबसे ज़्यादा हमीरपुर का था। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, नन ऑफ दिस, क्योंकि हमीरपुर तो ऑप्शन दिया ही नहीं था। 31 है, हु फाउंडेड द मंडी टाउन ऑफ एचपी। तो जो मंडी शहर है उसकी स्थापना किसने की थी? एक मंडी आपको पता है मंडी रियासत थी, एक मंडी शहर था। तो मंडी जो रियासत थी उसकी तो बाणसेन ने की थी, मगर जो मंडी शहर है उसकी किसने की? दीपचंद ने की, गरुड़ सेन ने की, विजय रामचंद ने की या अजबर सेन ने? तो इसका राइट आंसर है अजबर सेन ने। ठीक है, मंडी जो शहर है उसकी स्थापना किसने की? अजबर सेन ने की। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे देखते हैं। 32 है, एचपी फॉरेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट विच ऑफ द फॉलोइंग। तो हिमाचल प्रदेश का फॉरेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? चैल में है, कसौली में है, मशोबरा में है, कुफरी में। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन ए चैल। ठीक है, चैल कहाँ है? सोलन में। तो चैल सोलन में क्या है? हिमाचल प्रदेश का फॉरेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 33, द फर्स्ट वुमन फ्रॉम हिमाचल प्रदेश हु वॉज मिनिस्टर इन द यूनियन मिनिस्ट्री वॉज। तो कह रहे हिमाचल प्रदेश की पहली वुमेन जो यूनियन मिनिस्ट्री में एक मिनिस्टर थी। तो ऑप्शन क्या दिए हैं? राजकुमारी अमृत कौर, विजय लक्ष्मी पंडित, सरोजनी नायडू या नन ऑफ दिस। तो बताइए कौन थी? तो पहली हिमाचली वुमेन जो यूनियन मिनिस्ट्री में एक मिनिस्टर थी, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए राजकुमारी अमृत कौर। राजकुमारी अमृत कौर पहली हिमाचल प्रदेश की वुमेन थी जो यूनियन मिनिस्ट्री में मिनिस्टर बनी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 34, इंदर किला इन एचपी इज अ। तो हिमाचल प्रदेश में जो ये इंदर किला है ये आखिर है क्या? एक फोर्ट है, पैलेस है, माउंटेन पीक है या नन ऑफ दिस। तो बताइए क्या है? इंदर किला क्या है? इंदर किला एक माउंटेन पीक है। कौन से डिस्ट्रिक्ट में? कुल्लू में। ठीक है, तो इंदर किला क्या है? ये एक माउंटेन पीक है जो कि कुल्लू में है। 34 का राइट आंसर है ऑप्शन सी माउंटेन पीक। 35 है, प्रायर टू स्नो लेपर्ड द स्टेट एनिमल ऑफ एचपी वॉज। तो कह रहा है स्नो लेपर्ड से पहले हिमाचल प्रदेश का स्टेट एनिमल कौन सा था? आपको ये बताना है। तो फिलहाल तो स्नो लेपर्ड है, इससे पहले कौन सा था? लयन था, मस्क डियर था, पैंथर था या नन ऑफ दिस। तो बताइए कौन था? अभी स्नो लेपर्ड हिमाचल प्रदेश का स्टेट एनिमल है, इससे पहले कौन था? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी मस्क डियर। ठीक है, मस्क डियर पहले था स्टेट एनिमल, अब चेंज होकर स्नो लेपर्ड हो गया। तो हमसे पूछा पहले कौन था, वो है मस्क डियर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चलिए 36 देखते हैं। हु इज द फर्स्ट पीएम टू अटेंड 400 ईयर ओल्ड कुल्लू दशहरा। तो पहले प्राइम मिनिस्टर कौन है जिन्होंने 400 साल पुराना कुल्लू दशहरा अटेंड किया? अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह, पमलुपर्थी वेंकटैया नरसिम्हा राव, नरेंद्र मोदी। तो बताइए कौन थे? तो इसका जो सिंपल सा आंसर है वो क्या है? नरेंद्र मोदी। अभी आए थे इलेक्शन के टाइम पे, जो कुल्लू दशहरा है उसका उद्घाटन करने आए थे। तो 400 साल पुराना जो कुल्लू दशहरा था उसको अटेंड करने वाले पहले पीएम बने नरेंद्र मोदी, श्री नरेंद्र मोदी। ठीक है, 37 है, हु वॉज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। तो हिमाचल प्रदेश जो पब्लिक सर्विस कमीशन है जो कि एचएएस के एग्जाम लेता है, नायब तहसीलदार के लेता है, तो उसके जो पहले चेयरमैन थे वो कौन थे? लेफ्टिनेंट जनरल के एस कटोच थे, मेजर जनरल आईसी कटोच थे, जेसी मल्होत्रा थे, केसी मल्होत्रा थे। तो बताइए एचपीपीएससी के पहले चेयरमैन कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए लेफ्टिनेंट जनरल के एस कटोच। ठीक है, एचपीपीएससी के पहले चेयरमैन थे लेफ्टिनेंट जनरल के एस कटोच। 38 है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज हिमाचल प्रदेश लोकायुक्ता। तो फिलहाल करंट का ही क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के लोकायुक्ता बने हैं तो कौन बने हैं आपको उनका नाम बताना है। जस्टिस ओम प्रकाश, जस्टिस भवानी सिंह, जस्टिस सी बी बरोवलिया या जस्टिस लोकेश्वर सिंह पांटा। तो बताइए कौन थे हिमाचल प्रदेश की अभी फिलहाल में ही बने लोकायुक्ता, वो कौन बने? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी जस्टिस सी बी बारोवलिया। ठीक है, बारोवलिया ये बने हैं हिमाचल प्रदेश के लोकायुक्ता, अभी फिलहाल में बने, करंट अफेयर का क्वेश्चन है। 39 है,
वेयर वॉज द फर्स्ट क्रिकेट वर्ल्ड कप हेल्ड एंड व्हेन। तो अभी हमने 30 हिमाचल जी के क्वेश्चन करे, आपको 30 हिमाचल जी के क्वेश्चन आएंगे। कुछ क्वेश्चन आपको स्पोर्ट्स से रिलेटेड आएंगे, कुछ कल्चर से, कुछ हु इज हु से, कुछ जुडिशरी से। तो जुडिशरी वाले क्वेश्चन तो पक्का ही कर लेना, वो तो डेफिनेटली आएंगे। तो अब देख लेते हैं, मैंने पेपर है जो मॉक टेस्ट है वो पूरा एकदम पैटर्न की तरह रखने की कोशिश करी, तो बहुत अच्छा मॉक टेस्ट बना है। फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, नंबर ज़रूर बताना कमेंट करके, और कुछ आपको अपनी सलाह देनी होगी कि मॉक टेस्ट में क्या कमी लगी, या मेरी तरफ से कोई कमी लगी तो वो भी बताना, मैं उसे ठीक करने की पूरी कोशिश करूँगा। और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो मुझे पता है वैसे तो आप ज्वाइन कर रखा होगा आपने, 13,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स होने वाले हैं उसमें, तो ज़रूर ज्वाइन करना। आपको हिमाचल प्रदेश की सभी एग्जाम की लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहेगी, फ्री स्टडी मटेरियल मिलता रहेगा, फ्री मॉक टेस्ट, सब कुछ करने की कोशिश करूँगा जो भी मैं आपके लिए अच्छे से अच्छा कर सकूँगा। तो टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करना अगर हिमाचल प्रदेश में किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। 39 है, वेयर वॉज द फर्स्ट क्रिकेट वर्ल्ड कप हेल्ड एंड व्हेन। तो हमें क्या बताना है कि पहला जो क्रिकेट का वर्ल्ड कप था वो कहाँ पर हुआ और कब हुआ। तो इंग्लैंड में हुआ 1975 में, या इंग्लैंड 1979 में, या ऑस्ट्रेलिया 1975, या ऑस्ट्रेलिया 1979। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, इंग्लैंड में हुआ था पहला वर्ल्ड कप। कब हुआ था? 1975 में हुआ था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। चलिए 40 देखते हैं। रॉजर फेडरर द वेटरान टेनिस प्लेयर रिप्रेजेंटेड विच कंट्री। तो जो रॉजर फेडरर है ये एक टेनिस प्लेयर है, आपको बताना है कौन सी कंट्री को बिलोंग करते हैं, फ्रांस को, स्विट्जरलैंड को, सर्बिया को, या इटली को। तो बताइए रॉजर फेडरर कौन सी कंट्री के हैं। 40 का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी स्विट्जरलैंड, ठीक है, स्विट्जरलैंड के रहने वाले हैं रॉजर फेडरर। 40 का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी स्विट्जरलैंड। फिर है विच इज़ द हाईएस्ट गवर्निंग बॉडी ऑफ कबड्डी। तो कबड्डी की जो हाईएस्ट गवर्निंग बॉडी है इंडिया में आपको वो बतानी है। इंटरनेशनल कबड्डी एसोसिएशन, इंटरनेशनल कबड्डी फेडरेशन, आपको पता नहीं हाईएस्ट इंडिया की नहीं, हाईएस्ट ही बतानी है, हाईएस्ट गवर्निंग बॉडी पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। इंटरनेशनल कबड्डी एसोसिएशन, इंटरनेशनल कबड्डी फेडरेशन, इंटरनेशनल कबड्डी काउंसिल, या इंटरनेशनल कबड्डी कमेटी। तो बताइए कौन सी है। 41 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी इंटरनेशनल कबड्डी फेडरेशन, ठीक है। 41 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। अब मैं आपको एक तरह से और बताता हूँ, जैसे कि इंडिया में बीसीसीआई है, मगर अगर आप पूरे वर्ल्ड में देखो वो कौन सी है, आईसीसी। तो ऐसी होती है, हाईएस्ट आईसीसी होगी ना, तो वैसे ही आपसे पूछिए हाईएस्ट गवर्निंग बॉडी ऑफ कबड्डी, तो वो कौन सी है, इंटरनेशनल कबड्डी फेडरेशन। 41 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 42 है, द ओथ टू अ हाई कोर्ट जज इज एडमिनिस्ट्रेड बाय। तो जो हाई कोर्ट के जज होते हैं उन्हें जो शपथ है वो कौन दिलाता है। सिंपली क्वेश्चन में यही पूछता है आपसे, ठीक है। हाई कोर्ट के जजेस को शपथ कौन दिलाता है? गवर्नर दिलाता है, प्रेसिडेंट दिलाता है, चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट दिलाता है, या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाता है। तो बताइए जो जजेस होते हैं हाई कोर्ट के उन्हें जो शपथ है वो कौन दिलाता है। 42 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए गवर्नर। तो मैंने आपको बोला जुडिशरी के क्वेश्चन डेफिनेटली आएंगे, तो जुडिशरी के क्वेश्चन पे खास ध्यान रखना, वो आने ही आने हैं एग्जाम में। 43 है, हु हेल्ड द पावर टू इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट। तो किसके पास पावर होती है जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस है उनकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने की। जैसे पहले 31 होते थे, अब 34 हो गए, तो किसने बढ़ाई, किसके पास पावर थी, तो वही पूछ रहा है। अब देखिए प्रेसिडेंट बढ़ा सकता है, पार्लियामेंट, प्राइम मिनिस्टर, या मिनिस्ट्री ऑफ लॉ। तो बताइए जो जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट होते हैं उनकी स्ट्रेंथ को कौन बढ़ा सकता है। तो 43 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी पार्लियामेंट, ठीक है। पार्लियामेंट ही बढ़ा सकती है जो जजेस की स्ट्रेंथ होगी सुप्रीम कोर्ट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 44 है, द सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट आर चार्ज टू द। तो जो सैलरीज दी जाती है जजेस होते हैं जो हाई कोर्ट के, वो कहाँ से दी जाती है उन्हें। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, या कंटीजेंसी फंड ऑफ द स्टेट। तो 44 का राइट आंसर क्या होगा। जो सैलरीज दी जाती है हाई कोर्ट के जजेस को कहाँ से दी जाती है, ऑप्शन ए कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट, ठीक है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट से दी जाती है सैलरीज और अलाउंसेस ऑफ जो हाई कोर्ट के जजेस होते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। 45 है, इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया द नंबर ऑफ जजेस इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस इज नाउ। तो अभी मैंने आपको आंसर बता ही दिया था इसका, जो पिछला क्वेश्चन था तो था तो किसी और चीज़ से रिलेटेड, मगर आंसर बताया था मैंने। तो जो सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल में टोटल कितने जजेस हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मिला के, आपसे यही पूछ रहा है। 31 है, 34 है, 36 है, 39 है। तो बताइए। तो 45 का जो राइट आंसर है वो है 34, ठीक है। 33 है और चीफ जस्टिस को मिला दो तो 34 जजेस हैं इस टाइम सुप्रीम कोर्ट में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी 34। चलिए 36 देखते हैं। अ जज ऑफ अ हाई कोर्ट वांटिंग टू रिजाइन एड्रेस हिज लेटर और रेजिग्नेशन टू। तो कह रहा है अगर हाई कोर्ट का कोई जज है, मान लो उसे रिजाइन करना है, तो वो अपना रेजिग्नेशन लेटर होगा वो किसको देगा। तो यही पूछ रहा है इसमें। तो रेजिग्नेशन लेटर किसको देगा, तो क्या प्रेसिडेंट को देगा, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को देगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को देगा, या गवर्नर ऑफ द स्टेट को देगा। तो बताइए अगर कोई हाई कोर्ट का जज है तो अपना रेजिग्नेशन लेटर किसको देगा। तो 46 का जो राइट आंसर है वो क्या होगा, वो है प्रेसिडेंट, ठीक है। हाई कोर्ट का कोई भी जज होगा उसे अपना रेजिग्नेशन लेटर किसको देना होगा, द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को देना होगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। चलिए अगला देखते हैं। 47 है,
हु अमंग द फॉलोइंग प्रीच्ड द डॉक्ट्रिन ऑफ वन रिलीजन वन कास्ट एंड वन गॉड फॉर मैनकाइंड। तो किसने इस प्रिंसिपल को एक तरह से फॉलो किया था कि वन रिलीजन होना चाहिए, एक ही रिलीजन होना चाहिए, एक ही कास्ट होनी चाहिए, एक ही गॉड होनी चाहिए इंसानों के लिए? तो ज्योतिबाई फुल्ले, विवेकानंद, श्री नारायण गुरु या बी आर अम्बेडकर? तो बताइए कौन थे? तो किसने इस प्रिंसिपल को फॉलो किया था? 47 का जो राइट आंसर है वो है श्री नारायण गुरु। ठीक है, श्री नारायण गुरु ने ये जो प्रिंसिपल है उसको प्रीच किया था, वन रिलीजन वन कास्ट एंड वन गॉड फॉर मैनकाइंड। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। चलिए 48 देखते हैं। पुष्कर मेला इज अ फ्लैगशिप कल्चरल फेयर हेल्ड इन विच इंडियन स्टेट? तो जो पुष्कर मेला है आपसे पूछ रहा है कौन सी इंडियन स्टेट में मनाया जाता है? राजस्थान, पंजाब, असम, गोवा? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए राजस्थान। ठीक है, पुष्कर मेला कहाँ होता है? ये राजस्थान में होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। मैंने आपको सिंपली बोला है कि कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, स्पोर्ट्स से रिलेटेड, हु इज हु से, जुडिशरी से, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, तो उन्होंने स्पेसिफिक टॉपिक भी बता रखे हैं, तो उन पे आपको मेन फोकस करना ही करना है। ऐसा नहीं है पेपर आसान आएगा, मगर आसान तो आएगा ही आएगा, मगर अपनी तैयारी को बहुत अच्छा ही रखना है। ठीक है, ऐसा नहीं सोचना, क्योंकि आपको पता है पुलिस में भी ऐसे हुआ था कि जो पेपर पैटर्न चल रहा था 5 साल से, उनने एकदम से ही बदल दिया, और जो अच्छे से अच्छा स्टूडेंट था जिसने बहुत ज़्यादा मेहनत भी की थी वो भी सिलेक्ट नहीं हो पाया। तो आपने तैयारी अपनी हाई लेवल की रखनी चाहिए, कुछ भी हो जाए। 49 है, बशन चार आइसलैंड विच वेयर सीन इन न्यूज़ आर लोकेटेड इन विच कंट्री? तो ये बशन चार आइसलैंड है, आइलैंड है, ये कहाँ पर है? जापान में है, चाइना में है, बांग्लादेश में है, लाओस में? तो बताइए बशार चार आइसलैंड कहाँ पर है? तो रिसेंटली न्यूज़ में रहा था, जो रोहिंग्यास थे बांग्लादेश ने वहाँ शिफ्ट किए थे, तो ये कहाँ पर है? बांग्लादेश में। ठीक है, जो बशार चार आइलैंड है ये कहाँ पर है? बांग्लादेश में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। 50 है, विच नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया हैज़ बीन रिमूव फ्रॉम FATF ग्रे लिस्ट? तो ये भी न्यूज़ में रहा था कि FATF ग्रे लिस्ट से किससे रिमूव किया था, कौन सी इंडिया की नेबरिंग कंट्री थी? तो श्रीलंका थी, पाकिस्तान थी, नेपाल थी, अफगानिस्तान थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान जो है वो जैसे टेररिज्म होता है उसको फाइनेंस कर रहा था, तो उसी वजह से ग्रे लिस्ट में डाला था FATF ने, मगर बाद में थोड़ा वर्क किया तो इसलिए उसे रिमूव कर दिया। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चलिए अगला देखते हैं। 51, इन विच कंट्री इज द छबार पोर्ट लोकेटेड? तो छबार पोर्ट है वो कौन सी कंट्री में लोकेटेड है, हमसे सिंपली ये पूछ रहा है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान या ओमान? तो आपको पता ही होगा छबार पोर्ट के साथ जो था ये ईरान में था, तो ईरान में था, और इंडिया थोड़ा इस डिस्कस कर रहा था इसको यूज़ करने के लिए, तब भी ये न्यूज़ में रहा था। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी ईरान। ठीक है, छबार पोर्ट कहाँ है? ये ईरान में है। 52 है, विथ विच ऑफ इट्स नेबरिंग कंट्री इंडिया हैज़ कालापानी टेरिटोरियल डिस्प्यूट? तो ये कालापानी जो डिस्प्यूट था टेरिटरी का, ये कहाँ पर था, किसके साथ था? नेपाल के साथ था, बांग्लादेश, पाकिस्तान या श्रीलंका? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए नेपाल। ठीक है, नेपाल बोलता था हमारा एरिया है काला पानी, इंडिया बोल रहा है हमारा, तो ये डिस्प्यूट चला हुआ था, तो इसका जो राइट आंसर है वो है नेपाल। ठीक है, नेपाल के साथ ये डिस्प्यूट है। 53 है, विच इंडियन स्टेट यूटी इज द होस्ट ऑफ G20 समिट इन 2023? तो आपको पता है जो G20 है उसका प्रेसिडेंट इंडिया बनेगा कब? 2023 में। तो कौन सी स्टेट में ये इससे होस्ट किया जाएगा G20 को? केरला में, जम्मू कश्मीर में, ओडिशा में या सिक्किम में? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर में G20 का जो समिट होगा उसे जो जम्मू कश्मीर है वो होस्ट करेगा, और 2023 में इंडिया के पास ये प्रेसिडेंसी होगी G20 की। तो बी इसका राइट आंसर है जम्मू कश्मीर। चलिए अगला देखते हैं। 54 है, पुष्कर सिंह धामी स्वान इन एज चीफ मिनिस्टर ऑफ विच इंडियन स्टेट? तो जो पुष्कर सिंह धामी है ये कौन सी स्टेट के चीफ मिनिस्टर बने हैं? मणिपुर के, गोवा के, उत्तराखंड के या पंजाब के? तो 54 का राइट आंसर क्या है? वो है उत्तराखंड। ठीक है, पुष्कर सिंह धामी कहाँ के चीफ मिनिस्टर बने? ये उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर बने हैं। एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ कि जो मैंने अपना इन्फिनिटी बैच था वो कब स्टार्ट किया था? जून में, और अभी नवंबर चल गया, तो लगभग 6 महीने हो गए। तो 6 महीने से स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, रोज़ 5 से 6 घंटे लाइव क्लासेज होती है, और मैंने बोला था कि 2,000 रुपये एक मिनिमम फीस रहेगी, उसके बाद हम कोई भी फीस नहीं लेंगे, और आपको हिमाचल प्रदेश के सभी एग्जाम की तैयारी कराएंगे। डेली लाइव क्लासेस होगी, लाइव क्लास से आपको डेली रिकॉर्डेड मिलेगी, हिमाचल जीके, इंडिया जीके, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ, कंप्यूटर, सभी सब्जेक्ट की लाइव क्लासेस मिलेगी। और जो आपकी स्टडी मटेरियल रहेगा, जैसे ये टेस्ट सीरीज मैंने बनाई है हाईकोर्ट क्लर्क की, ऐसी 10 टेस्ट सीरीज बना रखी है, सब इंस्पेक्टर की 10 टेस्ट सीरीज, JOIT की 10, वो सारी टेस्ट सीरीज मैं अपने पेड स्टूडेंट्स को देता हूँ। तो अगर आप हमारे से ऑनलाइन कोचिंग लेना चाहते हैं, अपनी तैयारी को और भी बेहतर करना चाहते हैं, तो 8628962804, बाकी डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स भी दे दूंगा। तो इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप करना, हेलो लिखना, बाकी थोड़ा सा बता भी देना, क्योंकि कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं हेलो करते हैं उसके बाद बताते नहीं, तो मेरे को पूछना पड़ता है ज़बरदस्ती कि मैसेज क्यों किया है। तो बता देना, अगर एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हो, अपना एग्ज़ाम का नाम ले लेना या कुछ भी बोल देना, तो मैं आपसे वहाँ पर बात कर लूँगा और आपको सारा बता दूंगा जो भी प्रोसीजर रहेगा ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए। तो डेली लाइव क्लासेस होती है 5 से 6 घंटा, और आपकी तैयारी को बेस्ट से बेस्ट करते हैं। हमारे जो टीचर है वो भी बेस्ट से बेस्ट ही हैं, तो हर एक सब्जेक्ट के आपके अलग अलग टीचर होंगे, मोहित सर, रेखा मैम, सचिन सर, बहुत सारे टीचर्स हैं हमारे पास, और बहुत अच्छी प्रिपरेशन कराएंगे आपकी। और ऐसा है टीचर्स उन्होंने खुद गवर्नमेंट एग्जाम्स क्वालिफाई किए तब वो तैयारी कराते हैं। तो अगर आप अपनी तैयारी को बेहतर करना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मुझे ज़रूर करना। बाकी चलिए आगे हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। 55 है,
हु इज़ द करंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ इंडिया? तो आर्मी स्टाफ के जो इंडियन आर्मी है उसकी चीफ ही पूछ रहा है एक तरह से, तो वो कौन है? जनरल बिपिन रावत है, जनरल मुकुंद नरवाने है, जनरल मनोज पांडे है, जनरल विक्रम सिंह है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जनरल मनोज पांडे। ठीक है, जो आर्मी स्टाफ के चीफ है इस तरफ है इंडिया के, वो है जनरल मनोज पांडे। तो इसमें मैंने आपको बताया था हु इज़ हु टाइप के क्वेश्चन आएंगे, आपसे पूछ लिया कौन कौन क्या है, तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे कल्चर से रिलेटेड, स्पोर्ट्स से रिलेटेड, जुडिशरी से रिलेटेड। फिर है विच कंट्री मैन्युफैक्चर्स एंड सप्लाइज MS-60 मल्टी रोल हेलीकॉप्टर फॉर इंडिया? तो जो ये हेलीकॉप्टर है MS-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर, ये इंडिया को कौन देता है? फ्रांस देता है, रशिया देता है, USA या इसराइल? तो बताइए कौन देता है? इसका जो राइट आंसर है वो है USA। ठीक है, USA देता है MS-60 मल्टी रोल हेलीकॉप्टर इंडिया को, बनाता भी है और सप्लाई करता है इंडिया को USA। ठीक है, फिर है फर्स्ट IIT आउटसाइड इंडिया विल बी ओपन इन। तो IIT आपको पता ही होगा बहुत प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन है, तो इंडिया के बाहर भी खुली जा रही है। कहाँ पर खुली जा रही है आपको ये बताना है, UAE में, कतर में, भूटान में या सऊदी अरेबिया में? तो बताइए फर्स्ट IIT जो इंडिया के बाहर खुली जाएगी वो कहाँ खुली जाएगी? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन है UAE। ठीक है, UAE में खुली जाएगी पहली IIT इंडिया के बाहर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 58 है विच प्लैनेट्स डू नॉट हैव सैटेलाइट? तो हमें बताना है कौन सा प्लैनेट है जिनमें सैटेलाइट नहीं है। तो जैसा आपको पता है अर्थ की तो नेचुरल सैटेलाइट कौन सी है? मून है, तो ये वाला ऑप्शन तो कट ही गया। जुपिटर और सैटर्न में भी बहुत सारी सैटेलाइट्स हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वो है मरकुरी और विनस। ठीक है, मरकुरी और विनस के पास कोई भी सैटेलाइट नहीं है, तो 58 का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए मरकुरी एंड विनस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वेयर इज लक्षद्वीप आइसलैंड लोकेटेड? तो लक्षद्वीप आइलैंड कहाँ पर लोकेटेड है आपको ये बताना है। इंडियन ओशन, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी या नन ऑफ दिस? तो 59 का जो राइट आंसर है वो क्या है? वो है ऑप्शन सी अरेबियन सी। ठीक है, अरेबियन सी में है लक्षद्वीप आइलैंड, तो इसका जो राइट आंसर है वो है अरेबियन सी। 60 है विच कॉन्टिनेंट इज नोन एज डार्क कॉन्टिनेंट? तो डार्क कॉन्टिनेंट किसे कहा जाता है आपको ये बताना है। तो आपको कॉन्टिनेंट्स बता रखे कौन कौन से हैं, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका, एशिया। तो किसके डार्क कॉन्टिनेंट कहते हैं? तो अफ्रीका को कहते हैं डार्क कॉन्टिनेंट। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। विच इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइलैंड? तो दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है? ग्रीनलैंड है, आइसलैंड है, न्यू गिनिया है, मेडागास्कर है। तो बताइए कौन सा है? 61 का जो राइट आंसर है वो है ग्रीनलैंड, ऑप्शन ए राइट आंसर है। ठीक है, ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है। 62 है द लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया इज? तो आपको बताना है इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट डैम कौन सा है। तो ऑप्शन क्या दिए हैं? नागर अर्जुन डैम, ठीक है, नागर अर्जुन डैम है, कोसी डैम है, हीराकुंड डैम है या भाखड़ा डैम है? तो बताइए इंडिया का सबसे लंबा जो बांध है वो कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी हीराकुंड डैम। ठीक है, लॉन्गेस्ट डैम इंडिया का कौन सा है? वो है हीराकुंड डैम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर इज एट? तो जो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है क्या है? तिरुवनंतपुरम में है, मुंबई में है, हैदराबाद में है, बेंगलुरु में है? तो विक्रम भाई साराभाई जो स्पेस सेंटर है कहाँ है? ये है तिरुवनंतपुरम। ठीक है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है तिरुवनंतपुरम, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। 64 है हु स्टार्टेड द फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर इन इंडिया? तो इंडिया में पहली इंग्लिश न्यूज़पेपर किसने स्टार्ट की थी? बाल गंगाधर तिलक, राजा राममोहन रॉय, जेम्स हिकी या नन ऑफ दिस? तो बताइए पहली ये जो न्यूज़पेपर थी इंग्लिश की वो इंडिया में किसने स्टार्ट की? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी जेम्स हिकी। ठीक, जेम्स हिकी ने पहली न्यूज़पेपर इंग्लिश की वो है इंडिया में स्टार्ट की थी। 65 हु वाज नोन एज द पैरट ऑफ इंडिया? तो इंडिया का पैरट यानी पैरट ऑफ इंडिया किसे कहा जाता था? हुसैन शाह को, अमीर खुसरो को, बरबक शाह को या नानक को? तो बताइए किसे कहा जाता था पैरट ऑफ इंडिया? इसका जो राइट आंसर है वो है अमीर खुसरो। ठीक है, अमीर खुसरो क्या कहते थे? पैरट ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। 66 है द फर्स्ट जनरल इलेक्शन इन इंडिया एंड द फर्स्ट अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड इन? तो पहले जो जनरल इलेक्शन हुए थे इंडिया में वो कब हुए थे और पहली अमेंडमेंट भी कब हुई थी? तो ये बताना है 1949, 1950 या 1951 या 1952? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1951। ठीक है, 1951 में पहले जनरल इलेक्शन हुए थे इंडिया में और पहली अमेंडमेंट भी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 67 द अहमदाबाद सत्याग्रह ऑफ गांधी वॉज डायरेक्टेड अगेंस्ट? तो जो गांधी जी का अहमदाबाद सत्याग्रह था वो किसके अगेंस्ट था? ब्रिटिश मिल ओनर्स और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के, इंडियन मिल ओनर्स और एंड नॉन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के, ब्रिटिश नॉन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स या इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स? तो बताइए गांधी जी का जो अहमदाबाद सत्याग्रह था वो किसके विरुद्ध था? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी इंडियन मिल ओनर्स एंड नॉन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के। ठीक है, जो गांधी जी का सत्याग्रह था अहमदाबाद सत्याग्रह वो इंडियन मिल ओनर्स एंड नॉन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के विरुद्ध था। तो बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चन कर रहा हूँ, मेरे को तो लग रहा है शायद आधा घंटा ही हुआ होगा अभी तक, तो जल्दी जल्दी कराने की कोशिश कर रहा हूँ। पूरी कोशिश करूंगा 40-50 मिनट में पूरा पेपर आपको करा दूँ। 68 है सरदार वल्लभ भाई पटेल वॉज इक्वेटेड विथ? तो जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे उन्हें किस किस इक्वल माना जाता था? इक्वेटेड यानी उनके समान माना जाता था। तो मजीनी, कव्वार, गरिबाल्दी या बिस्मार्क? तो इसका जो राइट आंसर है वो है बिस्मार्क। ठीक है, अजीबोगरीब नाम दिया मगर बिस्मार्क इसका राइट आंसर है। ठीक है, बिस्मार्क कौन थे? उन्हें यूनिफिकेशन की थी जर्मनी की, वैसी जो सरदार पटेल थे उन्होंने जो डिफरेंट स्टेट से उन्हें मिलाया था, तो उसी तरह उन्हें
जो इक्वेट किया जाता है बिस्मार्क की तरह किया जाता है। तो 68 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। 69 है, इन विच सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस द ट्राई कलर फ्लैग वॉज अनफ्लर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला कौन सा सेशन था जिसमें जो ट्राई कलर है उसे सबसे पहली बार जो है अनफ्लर किया गया था। तो कोलकाता सेशन था 1920 का, एनुअल सेशन ऑफ कांग्रेस था एट नागपुर 1920 का, लाहौर सेशन था 1929 का, या हरिपुर सेशन था 1938 का। तो इसका जो राइट आंसर है वो है लाहौर कांग्रेस सेशन। ठीक है, लाहौर सेशन था 1929 का कांग्रेस का, उसमें जो ट्राई कलर है उसे पहली बार अनफ्लर किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी। चलिए 70 देखते हैं। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन एट द टाइम ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस वाज। तो जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो उस समय जो ब्रिटेन थे उसके प्राइम मिनिस्टर कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे, विंस्टन चर्चिल थे, रामसे मैकडोनल्ड थे, या क्लीमेंट एटली थे। तो 70 का जो राइट आंसर है वो क्या है? वो है क्लीमेंट एटली। ठीक है, इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो उस समय ब्रिटेन के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो थे क्लीमेंट एटली। तो 70 हमारे जीके के क्वेश्चन हो गए। अब 10 कंप्यूटर के क्वेश्चन आने वाले, तो जल्दी जल्दी कंप्यूटर देखते हैं। कंप्यूटर कैसे है कि बेसिक कंप्यूटर बोलिए उन्होंने जो सिलेबस है, तो इजी क्वेश्चन आने वाले, ज़्यादा हाई लेवल के आप एक्सपेक्ट मत करना। फिर 71 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा इन कंप्यूटर। तो कंप्यूटर में सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा कौन सा होता है? बिट, केबी, निब्बल या बाइट? तो बताइए 71 का जो राइट आंसर है वो क्या है? वो है बिट। ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट डाटा का कौन सा है? वो है बिट। ऑप्शन ए राइट आंसर है। 72 है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कंप्यूटर इज मोस्टली यूज्ड फॉर ऑटोमेशन ऑपरेशन। ठीक है, ऑटोमेटिक ऑपरेशन के लिए कौन सा जो है कंप्यूटर यूज किया जाएगा? एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड या रिमोट? तो इसका जो राइट आंसर है वो है हाइब्रिड। ठीक है, हाइब्रिड कंप्यूटर यूज किया जाता है अगर आपको ऑटोमेटिक ऑपरेशन करने हो। तो 72 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। 73 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर जनरेशन यूजेस कॉन्सेप्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो कौन सी जनरेशन के कंप्यूटर यूज करते हैं? फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन या फोर्थ जनरेशन? तो 73 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, फोर्थ जनरेशन। ठीक है, तो आर्टिफिशियल एआई का जो कॉन्सेप्ट है वो कौन से जनरेशन कंप्यूटर यूज करते हैं? फोर्थ जनरेशन। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। 74 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट विजुअल एलिमेंट ऑन अ वीडियो मॉनिटर। तो वीडियो मॉनिटर में सबसे छोटा जो विजुअल एलिमेंट है वो क्या होगा? कैरेक्टर होगा, पिक्सल होगा, बाइट होगा, बिट होगा? तो 74 का जो राइट आंसर है वो है पिक्सल। जब आप कभी मोबाइल लोगे या एलईडी लोगे तो उसमें बोलते हैं ना पिक्सल, इतने पिक्सल हैं। तो पिक्सल सबसे छोटा यूनिट होता है। ठीक है, विजुअल एलिमेंट क्या होता है? सबसे छोटा होता है पिक्सल। 75 है, बायोस इज यूज्ड बाय। तो जो ये बायोस है किसके द्वारा यूज किया जाता है? बाय ऑपरेटिंग सिस्टम, बाय कंपाइलर, बाय इंटरप्रेटर, बाय एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो बायोस किसके द्वारा यूज किया जाता है? ऑप्शन ए बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। तो बायोस यूज किया जाता है बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। फिर है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स कंटेन्स ग्राफिकल फाइल एक्सटेंशन। तो ग्राफिकल फाइल एक्सटेंशन कौन से ग्रुप कंटेन करता है? इसका मैं आपको सीधा राइट आंसर ही बताता हूँ। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। जब भी आप इमेज देखोगे उसमें जेपीजी लिखा होता है, जीआईएफ लिखा होता है, तो ये होता है ग्राफिकल फाइल एक्सटेंशन कंटेन करते हैं जेपीजी, जीआईएफ और बीएमपी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द स्पीड ऑफ कंप्यूटर मेजर्ड इन। तो जो कंप्यूटर की स्पीड होती है वो मेजर किस में की जाती है? नैनो सेकंड्स में, किलो सेकंड्स में, गीगाहर्ट्ज में या मेगाबाइट्स में? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर है वो है गीगाहर्ट्ज। कंप्यूटर की स्पीड को मेजर करते हैं गीगाहर्ट्ज में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। 78 है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईईपी रोम। तो ईईपी रोम की फुल फॉर्म बतानी है आपको, क्या फुल फॉर्म हो सकती है ईईपी रोम की? तो चलिए ऑप्शन को देखते हैं। इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोसेस रीड ओनली मेमोरी, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी, इलेक्ट्रिकली इरेज प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी, इलेक्ट्रॉन इरेज प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी ही है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, ईईपी रोम की फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। चलिए 79 देखते हैं, व्हाट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अमंग द फॉलोइंग। तो इनमें से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा है? असेंबलर है, कंपाइलर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है? तो इसका सिंपल सा आंसर है ऑप्शन डी, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ये क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। 80 क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर का। हु इज नोन एज फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है एआई, उसके फादर किसे कहा जाता है? जॉन मैकर्थी, विंडसर्फ, डेनिस रिची या जेम्स गॉसलिंग? तो बताइए फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कौन है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, जॉन मैकर्थी। ठीक है, जॉन मैकर्थी फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो मैंने आपको बताया जो कंप्यूटर आएगी वो कैसे आएगी? कंप्यूटर आएगी बेसिक। ठीक है, बेसिक आएगी, कोई हाई लेवल के नहीं पूछने वाले। तो ज़्यादा कंप्यूटर में आपको दिमाग खर्च नहीं करना है, बिल्कुल बेसिक से पढ़नी है। और ऐसे क्या होता है, स्टूडेंट्स मॉक टेस्ट तो देते हैं मगर अगर तैयारी नहीं करी तो मॉक टेस्ट देने का फ़ायदा क्या? तो ऐसे सिलेबस भी पता होना चाहिए। अगर आपको आपने तैयारी नहीं कर रखी तो मॉक टेस्ट का कोई फ़ायदा नहीं। मॉक टेस्ट तो हम अपने आप को जज करने के लिए यूज़ करते हैं कि हमारी अगर हर मॉक टेस्ट में 80 के ऊपर आ रहे हैं तो हमारी
प्रिपरेशन अच्छी है, मगर वो तो तब आएंगे जब तैयारी की होगी। तो आप हमसे स्टडी मटेरियल भी ले सकते हैं। स्टडी मटेरियल के लिए आपको इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है 7018186561 पे। आपको वो जो हाई कोर्ट का कंप्लीट स्टडी मटेरियल, जिसमें हिमाचल जी की होगी, डिस्क्रिप्टिव नोट्स होंगे, एमसीक्यू नोट्स, कंप्यूटर रहेगी, आपकी रीजनिंग रहेगी, मॉक टेस्ट रहेंगे, 10 मॉक टेस्ट रहेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर रहेंगे 2017, 19 और 22 के। तो ऐसा एक स्टडी मटेरियल बना रखा है, अगर आपको वो चाहिए होगा तो इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर देना। अब हम रीजनिंग के क्वेश्चन देखेंगे। रीजनिंग के आपके टोटल 20 क्वेश्चन आने वाले हैं, तो देखते हैं कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। 81 है, लुक एट द सीरीज 22, 21, 23, 22, 24, 23। तो आपको बताना है व्हाट नंबर शुड कम नेक्स्ट। तो देखिए 22 के बाद 21 कैसे आएगा, -1 हुआ है। 21 से 23 कैसे आया, +2 हुआ है। 23 से 21 -1, 22 से 24 +2, 24 से 23 -1। तो अगला क्या होगा, +2 होगा। तो 23 में +2 करोगे तो 25 आएगा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी 25। 82 है, लुक एट द सीरीज। अब इस सीरीज में आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिए, इसको भी आपको पूरा करना है। तो देखिए 4 के बाद क्या है, +3 किया तो 7 आ गया। फिर 25 को आपने यहाँ 25 दिया, इसका थोड़ा कोई सेंस बन नहीं रही। तो 25 से 20 को देखते हैं, यहाँ पर -5 हुआ है, ठीक है, -5 हुआ है। अब अगला देखते हैं 10 आया है, तो 10 में क्या करेंगे, +3 करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 13। तो 13 इसका आंसर है। अब देखिए 20 के बाद यहाँ क्या है, -5 करो तो 5 आ रहा है। फिर यहाँ 16 था तो +3 क्या है 19। तो यहाँ क्या आना चाहिए 13। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। चलिए अगला देखते हैं। विच वर्ड डज नॉट बिलोंग टू अदर्स। तो हमें बताना है कौन सा जो वर्ड है, 3 तो बिलोंग करेंगे एक दूसरे के साथ मगर एक नहीं करेगा। तो क्या दिए, इंच, किलोग्राम, सेंटीमीटर, यार्ड। तो इसका जो राइट आंसर है वो है किलोग्राम। किलोग्राम क्या है, ये वेट को मेजर करता है, मगर जो इंच है, सेंटीमीटर है, यार्ड, ये क्या लेंथ को मेजर करते हैं। तो किलोग्राम क्या हो गया, ये अकेला हो गया, क्योंकि ये वेट को मेजर कर रहा है, बाकी लेंथ को कर रहे हैं। अब 84 है, पेटल किसी तरह फ्लावर से रिलेटेड है, वैसे हमें और बताना है कि क्या सेंस बनेगी। जैसे पेटल क्या होता है, फ्लावर के अंदर होता है। तो पेन क्या पेपर के अंदर होता है, नहीं। इंजन कार के अंदर होती है, हाँ होती है। कैट डॉग के अंदर होता है, नहीं। बॉल गेम के अंदर, नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, ठीक है। पेटल क्या होती है, फ्लावर के अंदर होती है, वैसे इंजन कैसे होता है, कागर के अंदर होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। फिर 85 में आपको फिर से फिल इन द ब्लैंक्स दे, इसको पूरा करना है। तो सिंपली क्या करना है, पहली पहली टर्म देख लेते हैं, STU, फिर क्या आना चाहिए V, उसके बाद W, ठीक है। तो अल्फाबेटिक सीरीज देखोगे, S के बाद T आता है, फिर U V W। अब देखते हैं V है या, हाँ V तो इस ऑप्शन में दिया है, यही आंसर है। अगर 2 ऑप्शन में V दिया होता फिर हम थोड़ा और सॉल्व करते हैं, मगर एक में हमें मिल गया है, तो यही हमारा आंसर है VIJ। चलिए 86 देखते हैं। 86 क्वेश्चन हमें क्या दिया है। 86 में फिर से कुछ रिलेशन होगा 12 और 30 में, वही हमें 20 और अगले वाले में बताना है। तो 12 कैसे बनेगा, इसमें आप 3 का स्क्वायर +3 करोगे, कितना हुआ, 12 हुआ। और इसका रेशियो जो है ये 30 आ रहा है, तो 30 कैसे आएगा, अगर आप 5 का स्क्वायर +5 करोगे तो ये कितना हो गया 30। तो देखिए 12 और 30 का रिलेशन हमें पता लग गया। अब हम 20 का निकालेंगे दूसरे के साथ। 20 कैसे बनता है, 4 का स्क्वायर +4 कितना हुआ, 20 हो गया। तो वैसे ही यहाँ पर देखिए 3 से 5 हो गया था ना, तो 4 से क्या होगा 6 होगा। तो 6 का स्क्वायर +6, ये कितना हुआ 36 + 6 42। तो 42 इसका राइट आंसर है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। तो जो PDF है वो डिस्क्रिप्शन में डाल रखिए मॉक टेस्ट की, पहले खुद ही अटेम्प्ट करना था, उसके बाद इस वीडियो को देखोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो आपको अपनी तैयारी का पता लग जाएगा। 87 है, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ अ मैन सेड। तो एक मैन है, वो एक फोटोग्राफ को देख के क्या बोलता है, आई हैव नो ब्रदर। तो जो मैन है उसका कोई ब्रदर तो है नहीं, तो कह रहा है एंड दैट मैन्स फादर। तो इस जो फोटोग्राफ में बंदा है, इसका जो फादर है, इज माई फादर सन। तो इसका भी कोई फादर है बंदे का, जो बोल रहा है उसका सन है। तो ये जो बंदा है ये कौन होगा, ये इसका ब्रदर तो है नहीं, तो ये खुद ही होगा। तो इसका नाम, इसमें जो आंसर होगा वो हिज ओन, ठीक है। वो फोटो किसकी है, उसकी खुद की है। 87 का जो राइट आंसर है वो है बी। फिर है अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन मीनिंगफुल सेंस सीक्वेंस, ठीक है। तो सीक्वेंस में लगाना है एक मीनिंगफुल में। तो इसमें क्या बनेगा आपका, पहले बनेगा इन्फेक्शन, ठीक है। पहले ऑप्शन क्या दिए, इन्फेक्शन, कंसल्टेशन, डॉक्टर, ट्रीटमेंट, रिकवरी। तो सबसे पहले क्या होगा, इन्फेक्शन होगा, फर्स्ट आ गया। फिर इन्फेक्शन के बाद आप क्या डॉक्टर के पास जाओगे, तो डॉक्टर के पास जाओगे तो 3 आ गया। फिर उसके बाद क्या होगा, वो कंसल्ट करेगा, आपको दवाइयाँ बताएगा, तो कंसल्टेशन का क्या हो गया 2 हो गया। फिर उसके बाद ट्रीटमेंट होगी, ट्रीटमेंट का 4 हो गया। और आपका उसके बाद रिकवरी होगी लास्ट में, तो रिकवरी का 5। तो ये सीक्वेंस बनेगा। तो ये किसमें बन रहा है 1 3 2 4 5, ये इसका राइट आंसर है 88 का। 89 है, मुकेश वॉक 6 किलोमीटर टू साउथ देन वॉक 3 किलोमीटर टू हिज लेफ्ट। तो आपको डायग्राम बनाना है, बस यहाँ लिख लो नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। तो रीजनिंग तो वैसे इजी होती है, फ्री के नंबर होते हैं। अगर आपको 20 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप 20 के 20 भी ठीक कर सकते हो। तो रीजनिंग में इतना कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए, मगर फिर भी आपको परेशानी है, मेरा चैनल ओपन करो, प्लेलिस्ट बनी है रीजनिंग की, पूरे हर एक जो टॉपिक है मैंने रीजनिंग के सब डिस्कस कर रखे हैं। आपकी रीजनिंग बहुत अच्छी हो जाएगी, मगर रीजनिंग में आपको मुझे पता है दिक्कत नहीं आएगी। रीजनिंग है फ्री के नंबर, ये तो आपने लेने। जीके में ऐसा होता है कि आपको आ गया तो अच्छा है, नहीं आया तो फिर क्या कर सकते हैं, वो तो गलत ही होगा, तो तुक्का ही लगाना पड़ेगा। तो ऐसे जीके में तो चांसेस होते हैं गलत हो, मगर रीजनिंग में कभी गलत नहीं होना चाहिए आपसे, ठीक है।
तो अब मुकेश बोल रहा है 6 किलोमीटर जा रहा है साउथ की तरफ, तो चलिए साउथ की तरफ 6 किलोमीटर चलते हैं। फिर बोला 3 किलोमीटर टू हिज लेफ्ट, तो लेफ्ट उसका देखना, अपना लेफ्ट मत देखना। अब तुम्हारा लेफ्ट तो ये रहा, ठीक है, मगर उसका लेफ्ट कौन सा होगा, उसका लेफ्ट ये होगा क्योंकि वो नीचे को जा रहा है। तो 3 किलोमीटर यहाँ को गया। फिर बोल रहा है फाइनली ही टर्न्स टू हिज राइट, तो अपने राइट को जाता है 6 किलोमीटर। तो अब यहाँ पर है वो पूछा ये डायरेक्शन कौन सी है, तो ये डायरेक्शन कौन सी हुई, साउथ ही रहा, ईस्ट ही रहा, तो बीच में तो साउथ ईस्ट हो गई। तो इसका जो राइट आंसर है वो है क्या है, वो ऑप्शन सी है, ठीक है, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट करते हैं 90। इन अ सर्टेन लैंग्वेज नोएडा इज कोडेड एज ओपीजी, ठीक है, इस जो कोड है इस लैंग्वेज में इसको ऐसे लिखा जाता है, तो दिल्ली को कैसे लिखा जाएगा आपको ये बताना है। तो पहले तो नोएडा लिख लो, उससे आपको पता लग जाएगा, उसके नीचे ओ पी जे ई बी लिख दो। अब आप देखोगे एन के बाद ओ आता है, ओ के बाद पी आता है, आई के बाद जे आ रहा है, डी के बाद ई आता है ना, ए बी सी डी ई, वैसे ए के बाद ई बी आ रहा है, ए बी सी डी अल्फाबेटिक सीरीज में। तो वैसे दिल्ली का कर दो, दिल्ली में क्या आएगा, डी के बाद क्या आएगा, ए बी सी डी ई, तो ई आएगा, ई के बाद क्या आएगा, एफ आएगा, ठीक है, ई के बाद क्या आएगा, एफ आएगा, ऊपर वाला देखो ई है यहाँ पर ना, तो नीचे एफ आएगा। तो ई एफ ही देख लो कहाँ पर है, यहाँ पर यही आंसर है, पूरा सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। फिर है राकेश इज टॉलर देन नितिन, तो जैसे जैसे बोलेगा वैसे वैसे करेंगे। राकेश है वो क्या है, टॉलर है नितिन से, तो नितिन को नीचे लिखो, नितिन से बड़ा है ना राकेश, बट नॉट एज टॉल एज भरत, तो भरत सबसे ज्यादा टॉलर है, कि जो राकेश है वो भरत से टॉलर नहीं है, तो भरत ऊपर हो गया। फिर कह रहे हैं लोकेश इज शॉर्टर देन राकेश, तो राकेश ये रहा, तो लोकेश इसके नीचे कहीं आएगा यहाँ पर, बट टॉलर देन गौरव, तो गौरव उसके नीचे आएगा क्योंकि गौरव से बड़ा है लोकेश, ठीक है, टॉलर देन गौरव। तो हु अमंग द फॉलोइंग इज द टॉलेस्ट, तो राकेश से तो सब छोटे ही हैं, तो उससे ऊपर कौन है, राकेश से भरत है, तो भरत इसका आंसर होगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, सिंपल सा क्वेश्चन है। फिर है 92, शंकर सिट्स 16 फ्रॉम द टॉप, तो कह रहा है ऊपर से शंकर 16वें स्थान पे बैठा है, नीचे से देखोगे तो 49 प्लेस में बैठा है, ठीक है, शंकर इज सिट्स 16 फ्रॉम द टॉप एंड 49 फ्रॉम द बॉटम इन द क्लास, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन क्लास, आपको क्लास में टोटल स्टूडेंट्स बताने हैं, ठीक है। तो 16 प्लस 49 माइनस 1 कर दो, 16 प्लस 49 65 होता है, माइनस 1 करोगे 64, इसका आंसर आ गया। तो ऐसे इसको फाइंड करना है, 64 इसका राइट आंसर है। चलिए अगला देखते हैं 93, इफ टुडे इज वेडनेसडे देन व्हाट डे विल बी 25 डेज आफ्टर नेक्स्ट संडे, तो अभी आज मान लो वेडनेसडे, अगले संडे के जो 25 दिन बाद कौन सा दिन होगा ये पूछ रहा है, तो संडे के 25 दिन बाद बताना है। तो 25 क्या करना है आपको, 7 से डिवाइड करना है, हर 7वें दिन जो दिन है वो रिपीट हो जाता है, तो 3 जा कितना हुआ 21, 4 आया। अब संडे के बाद क्या करना है, 1 2 3 4, संडे के बाद मंडे आएगा, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, तो थर्सडे इसका आंसर है। 93 का जो राइट आंसर है वो थर्सडे, कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने लिखा आज वेडनेसडे, मगर पूछा है कि नेक्स्ट संडे के बाद 25 दिन, तो संडे के बाद हम 4 दिन लेंगे, वेडनेसडे के बाद लेंगे, क्योंकि संडे के अगले 25 दिन बाद पूछा है कौन सा दिन होगा, ठीक है। 93 का जो राइट आंसर है वो थर्सडे। 94 है, इफ डे माइनस मीन्स इनटू, तो आपको बस साइंस चेंज करना है, जैसे यहाँ लिखा 40 लिख दो, फिर 12 लिख दो, फिर 3 लिख दो, फिर 6 लिख लो, फिर 60 लिख लो। माइनस का मीन है इनटू, तो माइनस ये रहा, तो यहाँ इनटू कर दो, इनटू का मतलब है प्लस, तो यहाँ इनटू है तो यहाँ प्लस कर दो, प्लस का मीन है डिवाइड, तो प्लस यहाँ डिवाइड कर दो, और डिवाइड का मतलब है माइनस, तो यहाँ डिवाइड है तो यहाँ माइनस कर दो। तो देखिए 40 प्लस 12 को 3 से पहले बॉड मास चलाएंगे ना, डिवाइड पहले करेंगे, तो 40 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, इंटू 6 माइनस 60, तो 40 प्लस 4 इंटू 6 क्या होगा 24 माइनस 60, तो 64 माइनस 60 कितना हुआ, ये हुआ 4, तो 4 तो कहीं ऑप्शन दिया नहीं, तो इसका राइट आंसर है नन ऑफ दीस। तो रीजनिंग में मैंने आपको बोला फ्री के नंबर है, पूरे के पूरे नंबर आपने लेने लेने, और पेपर में क्या करोगे आप, सिली मिस्टेक्स करोगे तभी मेरिट में नहीं आ पाओगे। पेपर तो ईजी आएगा मगर सिली मिस्टेक्स नहीं करनी है, ठीक है, ईजी क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं करना है। 95 है, विच वन डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप, तो इनमें से कौन सा ग्रुप को बिलोंग नहीं कर रहा। अब देखिए यहाँ एस एस है, जो वर्ड है वो रिपीट हो रहे हैं, टी टी है यहाँ पर भी रिपीट हो रहे हैं, ओ ओ है यहाँ भी रिपीट हो रहे हैं, मगर इसमें कोई भी वर्ड रिपीट नहीं हो रहा, तो इसमें जो ये है सबसे अलग है, ठीक है, ये ग्रुप को बिलोंग नहीं करता, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अब पिछले साल क्या हुआ था, पिछले साल क्या इसी बार अभी मार्च में एग्जाम हुआ है इसका, मार्च मई में, तो उसमें सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आया था, 5 क्वेश्चन आ रखे थे उस सिटिंग अरेंजमेंट से, तो अगर आपने डायग्राम ठीक बना दिया तो 5 के 5 नंबर मिलेंगे, अगर डायग्राम गलत हो गया तो 5 के 5 नंबर गए, तो सिटिंग अरेंजमेंट में थोड़ा फोकस कर लेना। तो चलिए क्वेश्चन क्या देख रहा है, दे रखा है हमें, उसे देख लेते हैं। कह रहा है 8 पीपल JKLMNOPQ आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल, तो चलिए टेबल बना देते हैं, सर्कुलर टेबल ये बन गई हमारी, 8 बंदे, 1 2 3 4 5 6 7 8, लिए 8 बंदे हो गए, फेसिंग टूवर्ड सेंटर, तो ये सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं, नॉट नेसेसरी इन सेम ऑर्डर, तो इस ऑर्डर में जरूरी नहीं इसी ऑर्डर में, तो हमें अब स्टेटमेंट लेनी है, क्या क्या दे रखिए, ओ इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ एम, ठीक है, ओ है ना वो थर्ड है राइट ऑफ एम, तो मान लो एम यहाँ पर है, ठीक है, पहले अज्यूम कर लो एम यहाँ पर है, एम कहीं भी हो सकता है, मतलब एम यहाँ भी मान लोगे तब भी कुछ नहीं है, ठीक है, एम यहाँ पर है, तो ओ कहाँ होना चाहिए, थर्ड टू द राइट ऑफ एम, तो राइट कहाँ होगा उसका, इस साइड को होगा,
तो थर्ड होना चाहिए यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर होना चाहिए ओ, ठीक है, ओ हमें पता लग गया। एक एक स्टेटमेंट लेंगे और उसके हिसाब से सॉल्व करेंगे। देर इज ओनली 1% बिटवीन एम एंड जे, तो एम और जे है उसके बीच में ओनली 1% है, ठीक है। पहले स्टेटमेंट देर आर ओनली 3% बिटवीन जे एंड के, जे और के बीच में कितने 3% है। फिर बोल रहा है P इज इमीडिएट नेबर ऑफ J, तो J के या तो बगल में P होगा, इस साइड होगा या उस साइड होगा, मतलब बगल में ही होगा। फिर बोल रहा है देर आर ओनली 3% बिटवीन P एंड L, और जो P और L है उसके बीच में भी 3% है। और फिर कह रहा है N इज सेकंड टू द राइट ऑफ P, तो जो N है वो P के सेकंड है राइट में, PON, ठीक है। ये स्टेटमेंट बन रही है। अब इस स्टेटमेंट का यूज करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ बोला देर इज ओनली 1% सिटिंग बिटवीन एम एंड जे, तो एम यहाँ है, मान लो जे यहाँ पर है, ठीक है, 1% ये बीच में कोई है पता नहीं, यहाँ मान लिया हमने, अज्यूम कर रहे हैं, अगर गलत हो गया तो हमें पता लग जाएगा, क्योंकि सारी स्टेटमेंट बननी चाहिए, ठीक है। तो ये वाली हमारी होगी, एम और जे के बीच में 1% है, हाँ ठीक है हो गया। देर आर ओनली 3% बिटवीन जे एंड के, तो जे और के बीच में 3% होने चाहिए। तो देखिए यहाँ पर 1 2 3, 1 2 3, कहीं से भी लो के यहीं पर आएगा, ठीक है, चाहे राइट से लो चाहे लेफ्ट से लो, तो के भी हमें पता लग गया कहाँ आएगा, ठीक है, के का भी पता लग गया। अब आगे देखते हैं, आगे बोला है जे के अगल बगल में पी है, ठीक है, पी होना चाहिए। पी अगर मान लो यहाँ पर है, चलो मान लिया हमने, गलत भी मान लिया, चाहे जैसे मान लिया पी यहाँ पर है, तो उसने बोला थर्ड में एल होना चाहिए। तो देखिए अगर राइट से लोगे 1 2 3 एल, ओ यहाँ पर तो एल तो आएगा ही नहीं। अगर आप दूसरी साइड से लोगे 1 2 3 एल, ओ है हर जगह से, तो एल तो आएगा नहीं, तो पी यहाँ आप ले ही नहीं सकते, पी हमेशा यहीं आएगा, जे के बगल में आना चाहिए मगर इस साइड ही आएगा। अब एल की पोजीशन आपको मिल जाएगी, कहीं से भी देखो 3, यहाँ पर एल यहीं पर आएगा, ठीक है, चाहे इधर राइट से लो या लेफ्ट से, एल इधर ही आएगा। अब आपके पास क्या बचा है, अब इन्होंने बोले एन इज राइट ऑफ पी, तो एन है पी के राइट में, तो एन ये रहा, और बचा क्या है क्यू, तो ये फिगर आपका बनेगा, जो मैंने यहाँ ये फिगर बना दिया, यही आपका फिगर बनना चाहिए, आपका सारे आंसर सॉल्व हो जाएंगे इससे, ठीक है। फिगर ये बन चुका है आपके सामने। अब हम चलिए क्वेश्चन देखते हैं, इसके क्या क्या क्वेश्चन हमें दे रखे हैं। 96 क्वेश्चन दिया हुआ है। 96 से पहले ऐसे करते हैं, फिगर बना लेता हूँ एक बार, तो आपको इजी रहेगा। ऊपर से तो बना दिया था हमने, ये फिगर बन रहा था इसका, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये फिगर बना था। क्यू ये रहा, ओ ये रहा, के ये रहा, एल ये रहा, एम ये रहा, एन ये रहा, और जे और पी, ये फिगर बना था। अब देखते हैं व्हाट इज द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द गिवन स्टेटमेंट। एम इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ के, तो एम इमीडिएट नेबर है, के का नहीं, इनके बीच में एल है, नहीं हुआ, ये तो रॉन्ग हो गया। फिर है पी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ जे, तो जे के अगल बगल में देखो क्या बोलते हैं, एन आ रहा है, हाँ आ रहा है, जे और ये रहा, एन ये रहा, तो ये तो सही होगी स्टेटमेंट। पी इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ओ, तो ओ पी है वो सेकंड ऑफ द लेफ्ट ऑफ ओ है, तो ओ के वो है लेफ्ट में, सेकंड है नहीं है, वो जो है वो राइट में है, ठीक है, राइट में, क्योंकि यहाँ को उसका फेस है, तो राइट तो इस तरफ होगा, तो लेफ्ट बोल रहा है, तो लेफ्ट में नहीं राइट में था, तो ये भी गलत होगी। देर आर 4 पीपल बिटवीन एन और ओ, तो एन और ओ के बीच में 2 4 कितने 4 पीपल है, नहीं यहाँ तो 3 है, तो 3 है, ये भी रॉन्ग होगी, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, 96 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। तो ऐसे आपको फाइंड करना है हु इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ के, तो के कहाँ पर है, के ये रहा। अब इसका लेफ्ट देखना है, लेफ्ट किस साइड होगा, लेफ्ट इस साइड होगा। सेकंड कौन बैठा है, एम बैठा हुआ है, देखिए यहाँ बैठा हुआ है ना एम, तो एम में इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। 97 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। तो ऐसे आपको फाइंड करने हैं, सीधे सीधे आंसर बताता हूँ। 98 का आंसर क्या होगा, 98 का आंसर ऑप्शन डी है, के ओ, ठीक है। फिर है 99, 99 का जो राइट आंसर है वो क्या है, 99 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, थर्ड टू द लेफ्ट, ठीक है। 99 का जो राइट आंसर ऑप्शन सी है। फिगर ठीक बन गया, तो आपका जो 5 के 5 नंबर आपको मिल ही जाएंगे। 100 का क्या होगा, 100 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी 2, ठीक है। 100 का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी 2। तो बस फिगर आपको ठीक बनाना है। अगर आपको रीजनिंग में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो मेरी चैनल पे प्लेलिस्ट लिस्ट बनी हुई है, हर एक टॉपिक मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, सिटिंग अरेंजमेंट हो चाहे कोई भी हो, तो उसे देख लेना, आपकी रीजनिंग की सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। बाकी आपको अगर मॉक टेस्ट चाहिए होंगे तो 10 मॉक टेस्ट हमने बना दिए लेटेस्ट पैटर्न में। आपको अगर ये मॉक टेस्ट अच्छा लगा तो वो भी ज़रूर अच्छे लगेंगे। तो अगर आपको उन्हें बाय करना होगा तो डिस्क्रिप्शन में मेरे ऐप का लिंक दिया है, या फिर प्ले स्टोर में आप HP एग्जाम फेयर्स लिख के उसे सर्च कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, उसमें अपना नंबर डालना है, रजिस्टर करना है, वहाँ पर आपको जो है 10 मॉक टेस्ट दिख जाएंगे। आपको बाय करने के लिए जो उसकी फीस रहेगी वो 299 रुपीज़ है, मगर अगर आप जो कूपन कोड यूज़ करोगे न्यू 50, ठीक है, न्यू 50, तो आपको 50 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल जाएगा, और 249 में आपको 10 मॉक टेस्ट मिल जाएंगे लेटेस्ट पैटर्न पे, तो आप उन्हें बाय करके वहाँ पर सॉल्व कर सकते हो। तो आज की जो मॉक टेस्ट था हमारा इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ में दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इस वीडियो का फ़ायदा उठा सके। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसे ज्वाइन कर लेना। आगे और भी मॉक टेस्ट मैं कंडक्ट करने वाला हूँ, कंडक्टर का, सब इंस्पेक्टर का, JOIT का, सभी एग्जाम्स के मॉक टेस्ट चलते रहेंगे। तो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया है। मैं आपसे अगली क्लास में मिलता हूँ, तब तक के लिए शब्बा खैर, थैंक यू।